आपको बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज के कछार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई इलाकों में पुलिस पीएसी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शाइस्ता के छिपे होने की सूचना पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो बड़ी खबर प्रयागराज के कछार इलाका है, जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में पुलिस पीएसी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शाइस्ता की तलाश है, शाइस्ता फरार है। तो शाइस्ता के छिपे होने की सूचना पर यहां पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। हमारे सहयोगी दिनेश प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि प्रयागराज के कछार इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपके पास कोई अपडेट? देखिए, प्रयागराज से सटा जिला है कौशाम्बी, यहाँ का पलहना इलाका है। वहाँ पर कौशाम्बी पुलिस फोर्स गई है, बड़ी तादाद में 3 टीमें गई हैं और वहाँ पर जगह जगह जो हाइडआउट्स है, जहाँ संभावना हो सकती है कि अतीक अहमद के जो रिलेटिव्स हैं या उनके जानने वाले हैं, उनके ठिकानों पर पुलिस ने रेड किया है और ये रेड अभी भी जारी है। प्रयागराज का भी एक इलाका है जो काफी संवेदनशील माना जाता है, जहाँ पर अतीक के बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। वहां भी पुलिस गई है और वहां पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रयागराज और कौशाम्बी में लगातार पुलिस रेड कर रही है कि आखिर शाइस्ता परवीन है कहाँ, और खास तौर पर उसका जो एक शूटर उसके साथ में साबिर है, उसकी भी तलाश जारी है। बिल्कुल ठीक है। अभिनव, जिस तरीके से इस पूरे अगर घटनाक्रम को हम देखें तो शाइस्ता अब वो कड़ी है, वो नाम है, वो चेहरा है जिसके हाथ आने से अगर जो पुलिस को अगर मिल जाती है तो बहुत कुछ ऐसा है जो अनसुलझा है वो सुलझ जाएगा। लेकिन शाइस्ता को भी कम शातिर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो शाइस्ता जिससे उम्मीद की जा रही थी कि शायद जब बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो माँ की ममता जागेगी और वो जनाजे में आएगी, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में जब शौहर को गोली मारी गई तो लगा कि शायद बीवी की जो मोहब्बत थी इतने सालों की वो जागेगी और अपने शौहर के जनाजे में तो कम से कम वो शिरकत करेगी, वो भी नहीं हुआ। तो लगता है कि जब दो ऐसे खास मौकों पर या फिर जब दो ऐसे मौकों पर जिसने उसकी जिंदगी को उजाड़ दिया, बेटा चला गया, शौहर चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो सामने नहीं आई तो अब इतना आसान नहीं है उसका सामने आना। देखिए, उसका सामना करना इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको पता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत जो भी अतीक अहमद के जो अंडरवर्ल्ड के रिश्ते रहे हों या बाहर से जो हथियार मंगाने के का कारनामा रहा हो, या यहाँ का जो सिंडिकेट रहा है और जहाँ पे डिफरेंट जगहों पर पैसे लगे हैं, पैसे सारे राज जो है वो शाइस्ता जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाइस्ता को पता है कि अगर मैं पुलिस के हाथों आ जाती हूँ तो ये सारे राज जो है वो मुझसे पुलिस उगलवाने के लिए कोई भी कसर छोड़ेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी उसके 2 बेटे और जो जेल में हैं और 2 जो है उस बाल सुधार गृह में हैं, यानी अभी भी परिवार उसका जो बच्चे हैं उन लोगों को बचे हुए हैं। और इसके बाद बहुत से ऐसे राज है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उमेश पाल हत्याकांड में। आपने देखा कॉन्स्पिरेसी 120B का मामला सीधे इसके ऊपर है, क्योंकि इसी ने साजिश करता है, ये इसी ने पूरा जो है साजिश रची है। मोबाइल्स आईफोन खरीदे गए, आईफोन बांटे गए, उसके बाद सभी जो शूटर्स थे उन लोगों को बाकायदे बताया गया कि आपको कब क्या करना है, जैसे शूट आउट हो जाना है आपको सिम निकाल के फेंक देना है, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा रही है। तो जाहिर सी बात है कि क्यों प्लानिंग की गई थी उमेश पाल की हत्या से, क्या सिर्फ ये वो राजू पाल हत्याकांड का गवाह था, सिर्फ यही एक बात थी या और भी कोई ऐसे मामले थे? क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि उमेश पाल भी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया हुआ था, प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था। तो ये तमाम ऐसे पहलू है जिस सुलझने बाकी हैं और पुलिस इसी की तलाश में शाइस्ता परवीन को खोज रही है दिन और रात। गुड्डू पंडित और गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन 2 ऐसे वो हैं जो अगर पकड़ जाते हैं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का पकड़ा जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी कड़ी जुड़ी हुई है अतीक अहमद और अशरफ की मौत से, और दूसरा शाइस्ता परवीन की जो कड़ी है वो उमेश पाल की मौत से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और कड़ी इसलिए भी जुड़ी हुई है क्योंकि आखिरी जो शब्द थे, आखिरी जो अल्फाज थे अशरफ के और अतीक के हत्याकांड के वक्त, वो नाम वही था गुड्डू मुस्लिम, जो अशरफ की जुबान पर आया। उसी के बाद एकदम ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हो गई। चलिए अभिनव और दिनेश, बहुत बहुत शुक्र है इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार शाइस्ता की तलाश में छापेमारी जो है वो की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्तार और अतीक के बाद अब आपको बता दें कि अतीक और अशरफ के बाद अब मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अफशा पर मामला दर्ज किया गया है। काफी समय से दरअसल अफशा अंसारी जो है वो फरार चल रही है। तो पत्नी है अफशा अंसारी जिस पर 50,000 का इनाम रखा गया है। तो मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब मुख्तार अंसारी की पत्नी जो काफी लंबे समय से फरार चल रही है अफशा अंसारी, अब अफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम रखा गया है। तो अहम खबर, अतीक और अशरफ के बाद अब अगला नंबर
अंसारी बंधुओं का, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर इनाम घोषित किया गया है। तो काफी लंबे समय से अफशा अंसारी फरार चल रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी है अफशा अंसारी। और चलिए अब दिल्ली से एक अहम खबर आप तक पहुंचा दें। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है आज। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एससीओ देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत की अध्यक्षता में आपातकालीन मंत्री की बैठक होने जा रही है। आपात स्थिति से बचाव और निपटना ये अहम विषय रहेगा और इस विषय पर चर्चा होगी। तो एससीओ देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की आज अहम बैठक होने जा रही है। भारत की अध्यक्षता में आपातकालीन मंत्री की ये बैठक है। आपात स्थिति से कैसे बचाव किया जाए, कैसे निपटना है, इसी विषय पर चर्चा होगी। अब कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, ऐसे में आपको समझा देते हैं कि आखिर क्या है शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि राजनीति, अर्थशास्त्र, विकास और सेना के मुद्दों पर यह केंद्रित है। 1996 की बात करें तो 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ शुरुआत हुई। शुरुआत में इसे शंघाई 5 के तौर पर जाना जाता था। और मौजूदा समय की बात करें, मौजूदा समय में संगठन के 8 सदस्य देश हैं और ये कौन कौन से हैं वो जान लीजिए आप। भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित 4 पर्यवेक्षक राज्य और 6 संवाद भागीदार हैं। 2001 में संगठन का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है और साथ ही साथ सीमा से जुड़े मुद्दों को हल करना और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाना है। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस साल शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी कर रहा है। तो आज एससीओ देशों की अहम बैठक होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की करेंगे, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है, लेकिन सचिन पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है, बल्कि बीजेपी से जिन्होंने अभी जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो बीजेपी से आए जगदीश शेट्टार स्टार प्रचारक कांग्रेस की इस लिस्ट में बने हैं। और वहीं पे कन्हैया कुमार का भी नाम इसमें शामिल है, इमरान प्रतापगढ़ी का भी नाम इसमें शामिल है, लेकिन पवन खेड़ा वगैरह इन सब के नाम इसमें शामिल नहीं है। तो कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी से आए जगदीश शेट्टार को स्टार प्रचारक बनाया गया है। 40 लोग ऐसे हैं जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर कांग्रेस ने अपने ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई नाम ऐसे हैं जो नहीं है और कई नाम ऐसे हैं जिनको जगह दी गई है। सचिन पायलट का नाम इसमें नहीं है, लेकिन जगदीश शेट्टार को स्टार प्रचारक बनाया गया है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है या आखिरी दिन है। सभी 224 सीटों पर 10 मई को मतदान होना है, लिहाजा जिसको भी नामांकन करना है, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, उनके लिए आज ये आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि सभी 224 सीटों पर 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। 224 सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि 13 मई वो तारीख जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 2 सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बता दें कि शिवमोगा से चन्ना बसप्पा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है और बीजेपी ने 2 सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और इसमें जैसे कि हमने आपको भी बताया कि शिवमोगा से चन्ना बसप्पा को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। इसके अलावा बीवी नायक की बात करें तो बीवी नायक को टिकट मिला है और ईश्वरप्पा के परिवार से फिलहाल बीजेपी ने किसी पर भी भरोसा नहीं जताया है, क्योंकि उनके परिवार के किसी को भी टिकट बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है। तो बीजेपी ने 2 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तो बीजेपी ने चौथी लिस्ट भी उम्मीदवारों की जारी कर दी है।
और वापस एक बार फिर से आते हैं अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि आपको बता दें कि इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। आरोपी लवलेश तिवारी के दोस्तों को हिरासत में लिया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बादल से सभी हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। तीनों शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ऐसे में अब शिकंजा जो है वो दोस्तों पर भी कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोपी है एक लवलेश तिवारी, जिसके दोस्तों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा से इन सभी को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जो तीनों शूटर्स हैं, उन तीनों शूटर्स में एक आरोपी लवलेश तिवारी के दोस्तों को फिलहाल हिरासत में पुलिस ने लिया है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से इन सभी को हिरासत में लिया गया है। तो अब शिकंजा दोस्तों तक भी कसता चला जा रहा है पुलिस का, क्योंकि फिलहाल ये शूटर्स जो है, ये आरोपी जो है पुलिस के शिकंजे में, लेकिन अब दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की करेंगे, क्योंकि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में निकाय चुनाव जीतने का गुरु मंत्र दिया है। विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में निकाय चुनाव जीतने का गुरु मंत्र जो है वो दिया गया है। और आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सभी विधायकों को बुलाया गया था, सांसदों को बुलाया गया था। सब विधायकों सांसदों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी इन लोगों को सौंपी गई है। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है और अब ऐसे में अधिकारियों के साथ बैठक की गई और बैठक में निकाय चुनाव जीतने का गुरु मंत्र दिया गया और बैठक में विधायकों सांसदों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि आप जिस भी इलाके के विधायक है, जहां के भी सांसद हैं, अगर आपके इलाके से कोई भी चेयरमैन बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है निकाय चुनाव, तो आप उनका पूरा सहयोग कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनकी जीत सुनिश्चित कीजिए। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर, आपको बता दें कि श्याम वर्ल्ड पत्थर से रामलला की मूर्ति बनेगी। जी हां, अरुण योगी राज प्रतिमा का निर्माण करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है सामने, राम मंदिर निर्माण से जुड़ी है बड़ी खबर, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर तेजी के साथ किया जा रहा है। ऐसे में श्याम वर्ल्ड पत्थर से रामलला की मूर्ति को बनाया जाएगा, ये खबर सामने आ रही है और अरुण योगीराज जो है वो प्रतिमा का निर्माण करेंगे। तो अहम खबर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी, लगातार देखिए किस तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। हर दिन तस्वीर बदली भी नजर आती है, क्योंकि मंदिर धीरे धीरे आकार ले रहा है अपना और अब ऐसे में जगह जगह कहीं से पत्थर मंगवाए जाते हैं, तो कहीं से मिट्टी और फिर कहीं से जल मंगवाया जाता है। और उसके बाद में इसी कड़ी में आज एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्याम वर्ल्ड पत्थर से रामलला की मूर्ति को बनाया जाएगा। रामलला की मूर्ति बनेगी और अरुण योगीराज जो है वो प्रतिमा का निर्माण करेंगे। और अगली खबर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से बड़ी खबर, 16 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 16 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। तो बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद दिल्ली के अंदर और पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो बड़ी खबर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से ये आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक युवक को चाकू गोदकर मौत के घाट उतारा गया है। 16 साल का किशोर था ये, जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। और अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि मोदी सरने मानहानि मामले में आज फैसला आएगा। राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट फैसला सुनाएगा और सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज ये फैसला आएगा। दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी ने रोक की अर्जी दी थी और जज रॉबिन मोगेरा याचिका पर फैसला सुनाएंगे। तो सजा पर रोक के बाद बहाल हो सकती है संसद की सदस्यता। तो देखना होगा कि राहुल गांधी की मुश्किलें ऐसी ही रहती है या फिर राहुल गांधी को राहत कोर्ट की तरफ से मिल पाती है, या फिर आज जिस तरीके से दोषी ठहराए गए हैं राहुल गांधी और उसके बाद संसद की सदस्यता उनकी चली गई है, तो जब फैसला सुनाया जाएगा तो क्या संसद की सदस्यता उनकी बहाल होगी या फिर ये रोक यूं ही बरकरार रहेगी? क्योंकि अगर सजा पर रोक लग जाती है तो फिर उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो मोदी सरने मानहानि मामले में आज अहम फैसला आने वाला है। राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद अहम और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज फैसला आ रहा है।
इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि सर्राफ का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज का दिन बेहद खास, खुद राहुल गांधी के लिए भी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है। क्या उम्मीद की जाए, कितने बजे तक ये फैसला आ सकता है रवि? अनीता, देखिए 11 बजे के बाद फैसला आ सकता है। और जिस तरीके का ये पूरा मामला है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा होगा पार्लियामेंट के दौरान पूरे ओबीसी समुदाय से जोड़ दिया गया था इस पूरे बयान को, और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। हालांकि राहुल गांधी को जो सरकारी आवास मिला हुआ है वो लगातार खाली करने का काम कर रहे हैं, और ये लगभग खाली कर चुके हैं। तो अब देखना ये होगा क्या जो इनको सस्पेंड किया गया है उस पर रोक लगती है या फिर नहीं लगती है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो प्रक्रिया शुरू कर दिया है। क्योंकि संसद सदस्य थे वो, तो उनको घर भी अलॉटेड था, और सरकारी घर जब उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो सरकारी घर भी उनको खाली करना पड़ता है। इसकी नोटिस भी उनको मिल चुकी थी, तो राहुल गांधी ने अपना आवास खाली भी करना शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा क्या जो कोर्ट का जो रुख रहता है वो राहुल गांधी के लिए क्या निकल कर आता है, क्या निर्णय कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। पर फिलहाल मामला गंभीर है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा ही बना दिया था। और आपने देखा होगा कि संसद के बाहर भी कई ऐसे नेता थे जो लगातार एक बात कह रहे थे कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ ही साथ पूरे ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरीके का बयान दिया है वो काफी निंदाजनक है, और राहुल गांधी को रवि, माफी जिस मांगना तरीके से चाहिए। अगर मान लीजिए सजा पर अगर रोक लग जाती है तो सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है वो बहाल हो सकती है, तो फिर ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी राहत भरी खबर होगी 2024 के लिहाज से भी, और बीजेपी के लिए कितना तगड़ा झटका होगा? देखिए जाहिर सी बात है, अगर संसद सदस्यता उनकी बहाल होती है, सजा पर अगर रोक लगा दी जाती है, तो एक खुशखबरी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। पर ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का निर्णय निकल कर आया था, कोर्ट ने जो बातों का जिक्र किया था, कोर्ट ने एक साफ बात कहा था कि अगर आप कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, आप पार्लियामेंट के अगर मेंबर हैं या फिर विधानसभा के आप मेंबर है, और अगर आप कोई भी बयान देते हैं जनता के बीच में जाकर, तो उसका एक गहरा असर जो है जनता पर पड़ता है। और आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो बयान है वो नहीं दे सकते हैं आप किसी भी हाउस के मेंबर रहते हुए। तो कोर्ट का जो रुख निकल कर आया था, तो उससे तो ये नहीं कहा जा सकता है कि फिलहाल ऐसा कुछ निर्णय जो है राहुल गांधी के पक्ष में आ सकता है। पर हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चैलेंज किया जाएगा, राहुल गांधी की टीम की तरफ से चैलेंज किया जाएगा। पूरी तैयारी है कि किस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ठीक है रवि। का रुख किया जाए। तो अब देखना होगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट का जो है क्या रुख और क्या निर्णय निकलता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।